बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। ये हमारा लास्ट वीडियो है, इसमें अपन आप कवर कर देंगे कि हमारा क्या क्या चीज़ हमको पढ़नी है, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। तो बच्चों एथेनॉल और एथेनोइक एसिड सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो एथेनॉल है ये अल्कोहल की कैटेगरी में आता है, CH3CH2OH। और तुम्हारा जो एथेनोइक एसिड है इसमें 2 कार्बन के साथ ओइक रहेगा, तो ये एथेनोइक एसिड है। तो सबसे पहले हमारा इससे क्वेश्चन आएगा कि ये होता क्या है। दोनों में विभेदन संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रश्न आएगा कि एथेनॉल और एथेनोइक एसिड जो होता है उसमें आपका क्या डिफरेंस है, ठीक है। एथेनॉल और एथेनोइक एसिड में क्या डिफरेंस है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है। तो सुनते जाइए। सबसे पहले एथेनॉल की जो है इसको हम शराब बोलते हैं, इसकी एक विशेष पहचान होती है, वाइन जिसको बोलते हैं, इसकी एक अलग पहचान होती है। और दूसरा जो एथेनोइक एसिड है वो सिरके के समान होता है। कहने का मतलब ये है अगर हम एथेनॉल और एथेनोइक एसिड दोनों का कंपेयर करें तो इसकी जो सुगंध होगी वो एक टाइप की शराब के टाइप की होगी, है ना। और ये जो एथेनोइक एसिड है इसकी जो आपकी पहचान होगी ये एक सिरका जो विनेगर बोलते हैं उस टाइप से इसकी एक अलग पहचान होगी। पहला पहचान है। उसके बाद दोनों के गलनांक दोनों के जो क्वथनांक होते हैं उसमें भी थोड़ा एक अंतर पाया जाता है जो आपको एग्जाम में लिखना रहेगा, है ना। एल्कोहल का थोड़ा कम और एसिड का थोड़ा ज़्यादा होता है, 351 और इसका लगभग 391, ठीक है, केल्विन के आसपास इन दोनों के क्वथनांक माने गए हैं। तो थोड़ा सा अंतर तो है, दिखते दोनों ही लिक्विड हैं, दोनों एसिडिक नेचर शो करते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। उसके बाद आता है गलने के आधार पर कि ये तो इतने पे बॉईल होंगे, मतलब इसका क्वथनांक होगा, ये क्या है, बॉइलिंग है, क्या है, ये बॉईल होंगे, बॉइलिंग पॉइंट है ये आपका। और अगर इसका हम मेल्ट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में भी यहाँ पर डिफरेंस आता है। एक का आएगा 156 और एक का आएगा 156 के आसपास आता है और इसका 260 के आसपास लगभग आता है, मान के चलिए केल्विन के आसपास। ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब आता है कि केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है। तो सबसे पहले एथेनॉल जो है वो आपका न्यूट्रल है, उदासीन है। एथेनॉल जो है आपका न्यूट्रल है, उदासीन है। और जो एथेनोइक एसिड है वो आपका एसिडिक है, ये आपका क्या है, उदासीन है, इसको हम न्यूट्रल बोलेंगे। जो एल्कोहल होगा ना वो उदासीन है एथेनॉल, और ये क्या है, एसिडिक है। कौन, एल्कोहल वाला, है ना। उसके बाद आता है कि दोनों में और क्या क्या खास बात है, ठीक है। जो एथेनॉल है वो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता है। ये जो है एथेनॉल ये कभी सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन जो एसिड है वो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करने के बाद सोडियम का डेरिवेटिव देके कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकालेगा। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बाहर निकालना है एसिड के साथ तो आप सोडियम कार्बोनेट से आपका रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मैं अल्कोहल से सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करूंगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं अल्कोहल को, ठीक है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता हूं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ना। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और एसिड के रिडक्शन से अल्कोहल बनता है। दोनों एक दूसरे में अंतर है। अगर मैं अल्कोहल से एसिड लाऊं तो अल्कोहल से एसिड लाने के लिए मुझे अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। और अगर एसिड से अल्कोहल लाना है तो उसका मुझे अपचयन करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। दोनों में अंतर होता है। उसके बाद आता है कि अल्कोहल और एसिड में और क्या क्या अंतर और समानताएं पाई जाती है। तो देखिए बच्चों, जब आप अल्कोहल लेंगे और उसका रिएक्शन सोडियम धातु से करेंगे तो अल्कोहल में पाया जाने वाला हाइड्रोजन सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा, हट जाएगा, और सोडियम एथेनोएट, है ना, सोडियम, जैसे आपने सोडियम CH3CH2OH बोलते हैं ना, सोडियम एथॉक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, सोडियम एथॉक्साइड। चलिए मैं आपको अल्कोहल के 2 ऐसे रिएक्शंस और एसिड के 2 ऐसे रिएक्शंस बता देता हूं जिससे आपको दोनों में अंतर क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास अल्कोहल है CH3CH2OH, अगर आप इसका सोडियम से करेंगे, अगर मान लीजिए आपके पास अल्कोहल है CH3CH2OH, अगर आप इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, जैसे आप सोडियम से करेंगे इसका तो ये सोडियम एथॉक्साइड देगा। बच्चों ये क्या देगा, 2 बार इसको ले लेंगे, 2 बार इसको लेंगे। ऐसा 2 बार क्यों लिए, क्योंकि मुझे 2 हाइड्रोजन को यहां से बाहर
इस हाइड्रोजन को हटा करके इस सोडियम ने अपना यहाँ कब्जा जमा लिया, क्योंकि हाइड्रोजन और सोडियम दोनों में पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर मैं अल्कोहल से वाटर निकालता हूं तो अल्कोहल के वाटर निकालने से क्या फॉर्म होगा, एल्कीन फॉर्म होगा। ये कैसे पता चला कि एल्कीन बन गया, अगर मैं अल्कोहल को खोल दूं, CH3 को ऐसे लिख दूं, CH3, देखिए CH2H, फिर लिख दूं CH2 और यहाँ पर लिख दूं OH, तो आप देखेंगे कि यहाँ का OH यहाँ से निकल रहा है और ये वाला H यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ से H प्लस, यहाँ से OH माइनस, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये देखिए, तो अल्कोहल में आप देखें कि सोडियम के साथ उसने योगात्मक अभिक्रिया भी किया, एडिशन रिएक्शन भी किया, और गर्म करने से उसने वाटर को इलिमिनेट भी कर दिया, वाटर को रिप्लेस कर दिया, वाटर को हटा दिया, तो डबल बॉन्ड भी फॉर्म हो गया, अल्कोहल से एल्कीन फॉर्म हो गया, और अल्कोहल से सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम एथेक्साइड फॉर्म हो गया। तो ये प्रॉपर्टी होती है अल्कोहल में। अब आता है एसिड में। अगर मैं बात करूं कि एसिड क्या क्या काम करेगा, देखिए जनरली हम एसिड का मतलब सिरका भी बोलते हैं, तो सिरका और एसिड में थोड़ा डिफरेंस है। आप याद रखिएगा कि 3 से 4% का सोल्यूशन अगर रहेगा एसिटिक एसिड का, है ना, एसिटिक एसिड का 3 से जो 4% का सोल्यूशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं, नहीं तो अपन उसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनोइक एसिड। ये जो एसिटिक एसिड है इसका आईयूपीएसी नाम होता है एथेनोइक एसिड, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। अब बात आता है कि ये करता क्या है। तो बच्चों एसिटिक एसिड बहुत सारे काम करते हैं, इसके बारे में आपको बताने जाऊंगा, ठीक है, कि ये क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहला कि जो ये आपका एसिटिक एसिड है, या इसको अपन आईयूपीएसी में क्या बोलते हैं, एथेनाइक अम्ल। एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नाम है एथेनाइक एसिड। अब ये करता क्या है, तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए मेरे पास एथेनाइक एसिड है CH3COOH। अगर मान लीजिए मैं इसका सोडियम से करता हूं, जैसे उसका किया था, तो यहां पर भी 2 बार लेना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, 2 बार CH3COO और यहां से हाइड्रोजन, तो मतलब बनेगा सोडियम एथेनोएट। क्या बनेगा, सोडियम एथेनोएट। ये बन गया सोडियम एथेनोएट। दूसरा अगर हम इसका रिएक्शन करें तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्ट्रीफिकेशन, एस्टरीकरण, या इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रीफिकेशन। इसमें अपन कोई भी एक एसिड ले लेंगे, जैसे हम अभी की बात कर रहे हैं एथेनोइक एसिड, और इसमें अपन अल्कोहल को ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, अल्कोहल को, वही वाला अल्कोहल जो हम इससे पहले पढ़े थे, एथेनॉल CH3CH2OH। तो आप देख रहे हैं यहां से क्या निकल रहा है, क्या निकल गया, एसिड में मैंने अल्कोहल जब भी ऐड किया तो यहां से क्या निकला, वाटर निकला। तो जो हमारा फॉर्म हुआ CH3COO CH2CH3, तो ये जो बना इसी का नाम है एस्टर, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एस्ट्रीफिकेशन या एस्टरीकरण। तो बच्चों ये तो हुआ एसिड का काम। अब एसिड जो है तीसरा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन देता है, वो एसिड जो है वो बेस से भी क्रिया करता है। बेस मतलब क्षार से। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एसिड है CH3COH, ये वाला एसिड है, आपने इसमें NaOH मिला दिया है। क्या मिला दिया बच्चों, NaOH। तो आपका यहाँ पर H में पॉजिटिव है, Na में पॉजिटिव है, तो आपका क्या हो जाएगा, CH3COO Na हो जाएगा, मतलब H की जगह में Na आ जाएगा, और दोनों एक दूसरे की जगह में चले जाएंगे। तो यहाँ HOH के पास चला गया तो क्या निकल गया, H2O, और यहाँ पर एक सॉल्ट बन गया, इसका नाम है सोडियम एथेनोएट। क्या बन गया, सोडियम एथेनोएट। ये होता है। इसके अलावा जो एसिड्स होते हैं वो सॉल्ट से भी रिएक्शन करते हैं। किससे करते हैं, सॉल्ट से। देखिए कैसे करते हैं ये सॉल्ट से रिएक्शन, ये भी ध्यान से देख लीजिए कि एसिड जो है वो सॉल्ट से कैसे रिएक्शन करता है। मतलब एसिड का हमने आपको सबसे पहले बताया कि एसिड से आप सोडियम मेटल का रिएक्शन किए, एसिड्स में आपने अल्कोहल को ऐड किया, एसिड में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया। अब हम बात करेंगे कि जब भी कोई एसिड अगर आपका सॉल्ट से रिएक्शन करता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट जिसको हम लोग खाने का सोडा बोलते हैं, और एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, सॉरी सोडियम कार्बोनेट मतलब धोने का सोडा, और सोडियम कार्बोनेट मतलब खाने का सोडा। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे एसिड जो है वो सॉल्ट से करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एसिड है CH3COOH, अब आपने इसमें मिला दिया सोडियम कार्बोनेट। आप ध्यान से देखिएगा, अब ये देखिए कि सोडियम कार्बोनेट में सोडियम यहाँ 2 बार है,
और हाइड्रोजन यहाँ पर एक बार है, तो अपने को यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, 2 बार। ऐसा करने से फायदा क्या है, ऐसा करने से फायदा ये है कि 2 बार यहाँ पर CH3COONA बनेगा, मतलब इस Na इस H लेगा में आ गया, और यहाँ जो 2H निकला वो एक कार्बोनेट के ऑक्सीजन से क्रिया करके वाटर निकालेगा, और बेचारा जो कार्बोनेट है वो एक ऑक्सीजन चूंकि वो H2 को दे दिया है, इसलिए बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो मैंने धोने के सोडे के साथ कराया, अगर मैं खाने के सोडे के साथ एसिड का करा दूं, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो लिखा हूं ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, और ऊपर में जो लिखा हूं वो है सोडियम कार्बोनेट। अब इसमें देखिए सोडियम एक बार है, हाइड्रोजन भी एक बार है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप इसको बना सकते हैं CH3COONA। वेरी गुड, ये Na को H में ले आइए, तो आपका 2H बचेगा यहाँ, ये देखिए, तो वो 2H कार्बोनेट के एक ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और यहाँ से CO2 बाहर निकलेगा। दोनों ही कंडीशन में आपका लवण बन रहा है सोडियम एसीटेट, मतलब आपके खाने के सोडे के साथ या धोने के सोडे के साथ अगर आप एसिड का रिएक्शन करेंगे तो सोडियम एसीटेट फॉर्म होगा विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इतने जो रिएक्शंस हैं बच्चों आपको याद होना चाहिए। आपसे एग्जाम में एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंस पूछेगा, आपसे पूछेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ऑक्सीकारक इसको बोलते हैं, है ना। तो मतलब ऑक्सीकारक मतलब ऐसे पदार्थ जो कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। तो ये हमारा काफ़ी हो गया एल्कोहल और एसिड्स के बारे में। अब हम सबसे लास्ट टॉपिक की ओर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है क्या, साबुन और अपमार्जक। ठीक है, साबुन और अपमार्जक से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। एक बार सुन लीजिए, एक डायग्राम देख लीजिए, आपको अच्छी तरह ये क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, जब हम साबुन और अपमार्जक के बारे में पढ़ते हैं तो आपको दोनों का एक फार्मूला पता होना चाहिए। साबुन सोप एवं एंड डिटर्जेंट्स मतलब अपमार्जक, हिंदी में, अंग्रेजी में बोलेंगे डिटर्जेंट्स। तो साबुन का जो फार्मूला है वो आप याद रखिए। साबुन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट, इंग्लिश में वही बोलेंगे सोडियम स्टीयरेट, C17H35 COO- और Na+। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब आता है डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट या इसको अपन बोलते हैं अपमार्जक, है ना। तो डिटर्जेंट्स के कैसे याद रखेंगे आप, तो साबुन और डिटर्जेंट्स के आप जब भी कंसीडर करते हैं तो आप एक चीज को अपन ध्यान देंगे कि जो साबुन होगा, है ना, जो साबुन, तो डिटर्जेंट्स इसका नाम होता है सोडियम लॉरिल सल्फेट, सोडियम लॉरिल सल्फेट, सोडियम लॉरिल सल्फेट या सल्फेट, सोडियम लॉरिल सल्फेट, सोडियम बेंजीन एल्किल सल्फोनेट, मतलब जिसमें सल्फोनेट रहेगा वो डिटर्जेंट है और जिसमें कार्बोक्सिलेट रहेगा वो आपका सोप है। तो देखिए कार्बोक्सिलेट आपका किस में आ रहा है, साबुन में आ रहा है। तो आप बस इतने याद रखिएगा कि साबुन में आपका कार्बोक्सिलेट है और डिटर्जेंट में आपका सल्फोनेट है। और डिटर्जेंट जो है वो साबुन से ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं, इस 12th क्लास में आप बस इतने याद रखिए कि साबुन और डिटर्जेंट में डिटर्जेंट ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो साबुन पानी के साथ झाग अच्छा देता है और जल्दी ही पॉल्यूटन भी ज़्यादा नहीं करता है वो। ठीक है, तो ये हमारा नहीं आएगा, हमारा क्वेश्चन ये आएगा कि जब हम सोडियम स्टीरेट का डायग्राम पढ़ें तो एक डायग्राम आप बना लीजिएगा, है ना, एक सेंटर बना लीजिएगा ऐसे करके, और इस सेंटर में ऐसे करके बहुत सारे लाइन खींच लीजिएगा ऐसे करके। वैसे आपको 17 ही खींचने हैं, है ना, कितना 17 खींचने हैं यहाँ पर। तो आप ऐसे करके एक काल्पनिक एक डायग्राम ऐसे करके बना लीजिए, ऐसे करके बताऊंगा इसका मतलब क्या है। ये जो बना रहे हैं ना इसका एक मतलब होता है ना, क्योंकि इतना बनाना पॉसिबल नहीं है ना, इतना बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसे करके बना दे रहा हूँ। दिखाई दिया आपको। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जो लास्ट में यहाँ पर है ये सोडियम लवण है, क्या है, और ये पूरा के पूरे कार्बोक्सिलेट हैं, क्या है, कार्बोक्सिलेट है। जो बाहर है ये ऑयल, ये आपका वाटर डायरेक्टिंग है, मतलब आयनिक कंपाउंड है, वाटर की ओर है।
और अंदर में जो आपका सेंटर है वो आपका ऑयल ड्रॉपलेट है। ऑयल ड्रॉपलेट का मतलब तेल की बूंद, तेल की बूंद है, मतलब अंदर में आपका ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, बाहर में आपका आयोनिक पार्ट है, ये आप याद रखिएगा। और इसमें जो ये ऐसा करके डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम का मतलब मैं आपको समझा दूं। यहां पर आपको 17 करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर आप यहां करेंगे C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर O डबल माइनस और यहाँ पर करेंगे Na+। तो ये जो मैं बनाया हूँ ये वाला है ना, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा जो है आपका टेल है, पूंछ है ये आपका। और ये जो आपका ये दिख रहा है कार्बोक्सिलेट आयन, ये आपका क्या है, हेड है, आपका सर है ना। अब बस इतना याद रखिए कि एक हेड है एक टेल है। अब मैं आपको इसके थ्योरी के बारे में लिखना बताता हूं कि जब इसकी थ्योरी लिखने को आएगी कि साबुन जो है वो गंदे मैले कपड़ों को किस प्रकार साफ करता है, इसका डायग्राम बनाना है आपको। और डायग्राम बनाने के बाद आपको इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन भी करना है। तो सबसे पहले आप जब लिखेंगे तो लिखेंगे कि साबुन जो है, अधिकांश जो मैल होते हैं, अधिकांश जो ऑयल्स होती हैं वो ऑयल्स आपका तेली होती है, मतलब ऑयली होती, कपड़े जो गंदगी होती है वो ऑयली होती है। तो जो तेल होता है वो पानी में अघुलनशील होता है। आप जानते हैं जो ऑयल है वो वाटर में क्या है, अनसोल्यूबल है। पानी में तेल में पानी नहीं घुलता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन है, आप लॉन्ग हाइड्रोकार्बन का मतलब देखिए, ये एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन है C17H35। तो ये एक जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन है, या तो सोडियम हो सकता है या तो पोटेशियम का सॉल्ट हो सकता है। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन कार्बोक्सिलेट आयन कंटेनिंग विथ सोडियम एंड पोटेशियम आयन। तो इसमें दो पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो इसमें जो पोलर पार्ट होगा, जो आयनिक भाग होगा, जो बाहर की तरफ है वो वाटर सॉल्युबल है। जो बाहर की तरफ जो पोलर पार्ट है, जो आयनिक भाग है वो वाटर सॉल्युबल है ना, और हेड फॉर्म करता है, सिर बनाता है। और जो टेल वाला है, मतलब जो लंबा हाइड्रोकार्बन है वो पूंछ बनाता है और ऑयल डायरेक्टिंग होता है, मतलब तेल की ओर जाता है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो जैसे ही एक हेड बनाया, एक टेल बनाया, है ना, तो आप याद रखेंगे कि जो बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है, जो बाहर की तरफ रहेगा वो पोलर पार्ट रहेगा, है ना। जो बाहर की तरफ रहेगा वो पोलर पार्ट रहेगा, जो अंदर की तरफ रहेगा वो आयनिक पार्ट होगा, है ना। तो आयनिक पार्ट जो है वो बाहर रहेगा और जो नॉन आयनिक पार्ट है, मतलब लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, अंदर रहेगा। तो दोनों देखेंगे तो आपका क्या बनेगा, इमल्सन बनेगा, ऑयल विथ वाटर एंड वाटर विथ ऑयल। तो इससे फायदा क्या होगा, तो जैसे ही इमल्सन बन गया, पायस बन गया, तो बनने के बाद जो साबुन का जो मिसेल बनेगा, मिसेल का मतलब जिस एसोसिएटेड कोलाइड, साबुन जो है एक एसोसिएटेड कोलाइड है, मतलब एक मिसेल है। तो इसमें साबुन का जो मिसेल मैल को पानी में घुलने में मदद करता है। मतलब साबुन जो है वो एक मिसेल है, एक एसोसिएटेड कोलाइड पार्टिकल है। ये कोलाइड पार्टिकल्स क्या करता है, मैल को, ठीक है, पानी में घुलने में क्या करता है, मदद करता है। और हमारे पानी में जैसे ही मैल घुल जाएगा तो पूरा का पूरा मैल जो कि हमारे कपड़े के पास था वो निकल करके पानी में चला जाएगा और हमारा जो कपड़ा है वो गंदगी से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है। और जो काम सोप करता है वही काम डिटर्जेंट्स करता है। अंतर ये है कि डिटर्जेंट्स में आपका जो कार्बोक्सिलेट आयन रहेगा वो नहीं रहेगा, डिटर्जेंट्स में आपका सल्फोनेट ग्रुप रहेगा, सल्फोनेट ग्रुप, और वो बनाएगा हेड। जैसे कार्बोक्सिलेट अभी बना रहा था हेड, उसी प्रकार उसमें हेड कौन आएगा, उसमें हेड बनाएगा सल्फोनेट ग्रुप। तो दोनों में यही अंतर है। आप इन दोनों अंतर को एक बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा। एक पोलर पार्ट है, एक नॉन पोलर पार्ट है, एक वाटर की तरफ जाता है, एक ऑयल की तरफ जाता है ना। एक हेड फॉर्म करता है, एक टेल फॉर्म करता है। दोनों आपस में जब मिलते हैं तो इमल्सन बनाते हैं। हमारा जो साबुन होता है वो क्या, एक प्रकार का मिसेल होता है ना। और ये मिसेल है ना मैल को पानी में डालने के लिए मजबूर करता है। तो हमारा पूरा का पूरा जो मैल है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो वाटर में चले जाते हैं
मिसल साबुन के कारण, और हमारा कपड़ा जो है पूरी तरह से साफ हो जाता है। तो आप इससे क्वेश्चन याद रखिएगा, है ना। तो साबुन और अपमार्जक से क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे हिसाब ये क्वेश्चन मैंने पूरा कर दिया। आप थोड़ा सा इसमें आप देख लीजिएगा कि कठोर वाटर के साथ जो है वो ज़्यादा झाग नहीं मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि साबुन जो है व्यर्थ कब चला जाता है, साबुन वेस्टेज कब होता है। तो साबुन का वेस्टेज तब होता है जब हमारा जो वाटर होता है वो हार्ड होता है। और हार्ड वाटर क्यों होता है, क्योंकि उसमें उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स आ जाते हैं। तो जब भी किसी वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स बन जाएं तो वो वाटर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। जब भी कोई भी वाटर हार्ड हो जाता है तो उसको झाग बनने में बहुत दिक्कत होती है। इसके लिए वाटर को क्या करना पड़ता है, सॉफ्ट करना पड़ता है। तो वहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के स्थान पर आपको सोडियम का यूज़ करना पड़ता है, सोडियम लवण होना चाहिए। तो उसको उबाल करके गर्म करके परम्यूटेड विधि के द्वारा हार्ड वाटर को हम सॉफ्ट कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन, इस टाइप से आएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन जो है बहुत बार मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन मिलेंगे कि बताइए एथेन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, पूछेगा कि ब्यूटेनोन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, खाना बनाते समय बर्तन अगर काला पड़ जाता है तो क्यों पड़ जाता है, क्योंकि उसका सही से जलन नहीं होता, दहन नहीं होता है ना। उसके बाद आपका कोई भी कंपाउंड दे देगा और बोलेगा कि उसका क्या बनाइए, उसका डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, है ना। जैसे एथेनोइक एसिड दे देगा, हाइड्रोजन सल्फाइड दे देगा, प्रोपेनोन दे देगा, फ्लोरीन दे देगा, है ना। फिर आपसे पूछेगा होमोलोगस सीरीज क्या है। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है होमोलोगस सीरीज, या हिंदी में इसको बोलते हैं सजातीय श्रेणी, है ना। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में आता है। ये पूछेगा सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। देखिए बच्चों, सजातीय श्रेणी का मतलब होता है एक ही परिवार के जो, मतलब जिसमें पूरे के पूरे क्रियात्मक समूह एक ही हो, है ना, और एक ही फैमिली से बिलोंग करते हो, वो आपके होमोलोगस सीरीज है। जैसे एल्केन, तो मेथेन, एथेन, प्रोपोन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये जितने भी है ये सब एल्केन के खानदान के हैं। जैसे मैं बोलूंगा मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो ये सब एल्कोहल के खानदान के हैं, मतलब उनका होमोलोगस सीरीज क्या है, एल्कोहल है। समझ में आया बात। तो ये है, आपसे पूछेगा एल्कोहल और एसिड में डिफरेंस। मैं आपको बता दिया, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे बताया, केमिकल प्रॉपर्टी कैसे बताया कि एल्कोहल अलग होता है, एसिड अलग होता है ना। एक शराब होती है, बताया था शराब के बारे में, और एक सिरका के बारे में बताया था, सिरका विनेगर जिसको बोलते हैं, 3 से 4% सोल्यूशन ऑफ एसिड। और क्वेश्चन आपका पूछेगा कि कार्बन के कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होती है। लिटमस पेपर के बारे में आप बता सकते हैं, लाल और नीला साबुन के हिसाब से। आप अगर लाल होगा तो एसिडिक होगा, नीला होगा तो बेस होगा। हाइड्रोजनेशन बता दिया मैंने, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड को डबल फिर सिंगल बॉन्ड में चेंज करना, है ना। और आपको परीक्षा में आ जाएगा, कुछ नाम दे देगा, बोलेगा बताइए कि किस में आपका एडिशन रिएक्शन होगा और किस में आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अगर कंपाउंड्स होते हैं तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के कंपाउंड्स में आपका हमेशा एडिशन रिएक्शन होता है, योगात्मक अभिक्रिया होती है, योगात्मक। और सिंगल बॉन्ड वाले में आपका हमेशा प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद आएगा मक्खन और खाना बनाने के तेल के बीच में रासायनिक अंतर के लिए टेस्ट बताइए। आपको बताना है एक मक्खन है ना, और एक खाना बनाने का तेल है, मतलब आपको दो अलग अलग प्रकार के ऑयल्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि दोनों ऑयल्स में आप पता कैसे लगाओगे। तो आप पता लगाना अगर आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो कुछ केमिकल टेस्ट हैं, जैसे केमिकल टेस्ट में आप ब्रोमीन वाटर का यूज कर सकते हैं, ब्रोमीन वाटर का टेस्ट कर सकते हैं। तो देखेंगे अगर किसी में पानी उड़ता है तो क्या होगा, मतलब आपको पता लगाना है कि तेल और मक्खन में सैचुरेटेड कौन है और अनसैचुरेटेड कौन है, कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ब्रोमीन वाटर को आप एक अभिकर्मक की तरह या एक रिएजेंट की तरह यूज करके आप उसका केमिकल टेस्ट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट क्वेश्चन आएगा कि साबुन जो है गंदे मैले कपड़ों को कैसे साफ करता है। तो बच्चों ये हुआ हमारा इस चैप्टर के क्वेश्चंस, है ना। और इस चैप्टर में मैंने क्या क्या चीज़ें आएंगी पूरी मैंने इस वीडियो के माध्यम से कवर कर दिया है। आपको इस वीडियो को 1-2 बार देखना है ना। और एनसीईआरटी के अधिकांश क्वेश्चन को भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिया है। अब आप जब इस पार्ट को पढ़ें
तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप इसमें स्ट्रक्चर बनाना सीखिएगा, है ना, और योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन, एलिमिनेशन और साबुन वगैरह का जितना मैकेनिज़्म है उसको ध्यान से देखिएगा। तो ये वीडियो का अगर 2-3 बार आप देखेंगे और फिर किताब को पढ़ने बैठेंगे रिफ्रेशर के माध्यम से, तो आपको निश्चिंत ही आपको बहुत सारी चीज़ें जो है इस पार्ट के अंतर्गत समझ में आ जाएंगी। मेरी जो अगली नई वीडियो आएगी वो आपका आएगा मेटल, नॉन मेटल्स के बारे में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मेरी जो वीडियो आएगी वो आएगी पीरियोडिक टेबल के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो ये चैप्टर मैं 3 पार्ट में कर रहा हूँ। आपको इसके 3 पार्ट्स को आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है, आप इसको देखिए और फिर आप अपने पुस्तक को पढ़िए, तो आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और बच्चों एक चीज़ और, जब भी इस पार्ट को पढ़ें तो पार्ट के अंदर में जितने भी पाठ्य निहित प्रश्न होते हैं, जिसको हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, उनको आप जरूर लगाइए, क्योंकि आप खाली एनसीईआरटी एक्सरसाइज को याद कर लेते हो तो उससे काम नहीं चलेगा। तो आपको पाठ के अंदर में पढ़ने के बाद, पाठ के अंदर में जो आपके पाठ्य निहित प्रश्न हैं, जिसको हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, उसको 1-2 बार बनाइए। और इन टेक्स्ट क्वेश्चन वही चीज़ है जो आप कॉन्सेप्ट से पढ़े हैं। उसके बाद जब इन टेक्स्ट क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तब आप फिर एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन को लगाइए। जब आप इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन को लगा लेंगे तो आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा मॉडल पेपर को सॉल्व करने में, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।